हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ये जो लेक्चर हमारा है ये क्लास 10th एनसीईआरटी का है और बेसिकली ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये क्लास 10th वालों के लिए है। और इस लेक्चर में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री पार्ट को लेंगे और केमिस्ट्री पार्ट में आपका 5 लेसन है। उन 5 लेसनों में हमारा जो दूसरा लेसन है अम्ल क्षार यौम लवण, उसी लेसन का चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। बचे हुए जो लेसन है उसको हम कंप्लीट होने के बाद प्रोसीड करेंगे। बेसिकली 5 लेसनों में आपका पहला जो लेसन है वो है रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा जो लेसन है आपका अम्ल क्षार एवं लवण है। तीसरा जो लेसन आपका है वो है धातु एवं अधातु। चौथा लेसन जो आपका है, चौथा लेसन आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और 5वां लेसन जो आपका है कार्बनिक रसायन है। और कार्बनिक रसायन में आपका कार्बन इट्स कंपाउंड है, कार्बन और उसके यौगिक। तो इतना 5 लेसन है। यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकंड में आपका फिजिक्स आता है और यूनिट थर्ड में आपका जो आता है वो बायोलॉजी आता है। क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत 3 यूनिट है। तीनों यूनिट में फर्स्ट यूनिट जो आपका है वो रसायन विज्ञान है। ठीक है। और रसायन विज्ञान में हम इसमें जो पहले लेसन लिए हैं अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल और क्षार आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े हैं। क्लास 6 और 7th में इसकी चर्चा वहां पर कर चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो क्लास 6 में या 7th में आप लोग पढ़ा होगा। तो अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, या क्षार वे हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बेसिक क्लास का डेफिनेशन है। लेकिन यहां पर हम जो डेफिनेशन की चर्चा करेंगे वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। डिफरेंट कहने का मतलब कि अम्ल और क्षार का जो डेफिनेशन हम बनाएंगे वो हाइड्रोजन के आधार पर बनाएंगे। किसके आधार पर? हाइड्रोजन के आधार पर। और यही चीज अम्ल और क्षार आपका क्लास 10th में भी मिलेगा और आगे चलकर 11th में एक लेसन मिलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। वहां पर भी हम अम्ल क्षार एवं लवण का अध्ययन करेंगे। तो हम क्लास 11th को ध्यान में रखते हुए अम्ल और क्षार का डेफिनेशन बनाएंगे। और जो डेफिनेशन हम लिखेंगे कॉपी पर वो क्लास 10th के आधार पर लिखेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा समझेंगे इसमें डेफिनेशन से। क्लास 11th लेवल का भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन थोड़ा बहुत करेंगे। जैसे अम्ल क्षार का डेफिनेशन देखेंगे तो अम्ल क्षार का जो डेफिनेशन होगा वो 3 साइंटिस्ट के अनुसार यहाँ पर मिलता है। पहला तो होता है आर्हेनियस, ARHENIOUS, आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। दूसरा जो आता है आपका ब्रांस्टेड लॉरी थ्योरी, ब्रांस्टेड लॉरी। और थर्ड जो आपका आता है वो लुईस आता है, लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल और क्षार का डेफिनेशन, ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार का डेफिनेशन और आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार का डेफिनेशन। तो एक एक की चर्चा हम करेंगे। क्लास 10th में आपका जो है केवल आर्हेनियस के अनुसार है और 11th में जब हम पढ़ेंगे तो तीनों थ्योरी के अनुसार हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हम तीनों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। आर्हेनियस को हम डेफिनेशन बना के लिखेंगे। ठीक है। तो आर्हेनियस के अनुसार अगर देखेंगे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार। आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार
अम्ल वे पदार्थ हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर, जो जलीय विलयन में घुलकर H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होगा? क्षार वे पदार्थ होते हैं, जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे अम्ल की बात करें, HCl है, HCl क्या है? अम्ल है, या HNO3 है, या CH3COH है, या आपका H2SO4 है, ठीक, या फिर H2C2O4, इसका नाम जो है आपका है ऑक्सैलिक एसिड। अगला फॉर्मिक एसिड HCOH है, इसका नाम जो है आपका फॉर्मिक एसिड, या फिर आपका H3PO4 है, ये भी आपका कैसा है? एसिड है, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। या फिर H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अम्ल के। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार देखेंगे तो क्षार का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्षार का एग्जाम्पल आपका जैसे NaOH है, या फिर KOH है, या फिर CaOH का होल ट्वाइस है, ये भी आपका कैसा है? क्षार है, ठीक है, या ZnOH का होल ट्वाइस, ये भी क्या है? आपका क्षार है, ठीक है। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू, रिएक्शन के थ्रू समझें तो देखेंगे आपका जैसे अम्ल है, अम्ल में देखेंगे H+ HCl है, HCl क्या है? इसको जब हम जल में घोलेंगे तो टूटेगा H+ और Cl माइनस में, H+ और Cl माइनस में। या H2SO4 है, H2SO4 है, ये भी टूटेगा H+ और प्लस HSO4 माइनस में। या फिर HNO3 है, ये भी टूटेगा H+ और NO3 माइनस में टूटेगा। क्लियर?
इसी तरह क्षार भी है, इसी तरह क्षार भी आपका है, क्षार भी देखेंगे तो क्षार में देखेंगे आपका जैसे NaOH है, NaOH, इसको जल में डालेंगे तो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस, क्लियर। KOH है, K प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो आर्यनेस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांस्टेड लारी। ब्रांस्टेड लारी का इसका हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि HCl हमें पता होगा, HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है, ठीक। हमें पता होगा कि ये क्या है? एसिड है। इसको जब हम जल में घोलते हैं, कहां पर? जल में। जल में जब इसको हम घोलेंगे तो ये टूटेगा, ध्यान समझिएगा। जब इसको हम जल में घोलेंगे, जल में घोलने के बाद क्या होगा? टूटेगा। H प्लस और Cl माइनस में, तो H प्लस इसका क्या करेगा? H2O ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके जो बनाएगा H3O प्लस, H3O प्लस, और प्लस क्या बचा? Cl माइनस। कहने का मतलब है HCl क्या होगा? हमने पता किया एसिड है, और जब इसको हमने जल में डाला तो ये टूट गया, H प्लस और Cl माइनस। इसका H प्लस क्या किया? H2O ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करके क्या बनाया? H3O प्लस। तो ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल ने क्या किया? अम्ल ने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, अर्थात यह क्या कहलाया? दाता। क्या कहलाया? दाता। और इसने ग्रहण कर लिया, इसने क्या किया? ग्रहण कर लिया, तो आपका ये ग्राही कहलाया। ये आपका क्या? ग्राही कहलाया, ठीक है। अर्थात ब्रांस्टेड लारी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो H प्लस दाता होते हैं। H प्लस दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। H प्लस दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और H प्लस ग्राही क्या कहलाते हैं? H प्लस ग्राही क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड लारी के अनुसार। तो ब्रांस्टेड लारी के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो H प्लस देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो H प्लस ग्रहण करते हैं। क्लियर? कह सकते हैं इसको हम H प्लस डोनर क्या होगा? एसिड होगा, और H प्लस एक्सेप्टर जो होगा आपका बेस होगा। ये याद रखिएगा। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड लारी के अनुसार। ब्रांस्टेड लारी के अनुसार क्या होता है? अम्ल वे होते हैं जो H प्लस डोनर होते हैं, और क्षार वे होते हैं जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं। क्लियर? और भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे आपका NH3 है। NH3 क्या है? एक क्षार है। NH3 क्या है? क्षार है। हमने इसको लिख दिया क्या? बेस। इसको हमने जब जल में घोला हमने H2O, ठीक है। तो ये तो टूटेगा नहीं, ये टूट जाएगा। जल में घोलेंगे तो H प्लस और OH माइनस। तो NH3 क्या करेगा? इसके H प्लस को ग्रहण करके बनाएगा NH4 पॉजिटिव, और प्लस क्या बचेगा? OH नेगेटिव। तो इसने क्या किया है? इसके H प्लस को ग्रहण किया है। तो जो ग्रहण करता है वो आपका बेस होता है, और जो डोनेट करता है वो आपका एसिड होता है। इसी तरह सेम इधर भी होगा। अगर इसको हमने जल में घोला तो ये टूटेगा, टूटने के बाद अपना H प्लस इसको दे देगा, और जब H प्लस जो देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। और इधर एक्सेप्ट किया, ये आपके बेस कहलाएंगे। क्लियर? ठीक है।
थर्ड आपका आता है लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या है? लुईस कॉन्सेप्ट को भी एग्जांपल की तरह हम समझते हैं। जैसे यहां पर ब्रास्टर लॉरी ने क्या किया था, हाइड्रोजन आयन की बात की थी, H+ की बात की थी, या प्रोटॉन की बात की थी। यहां पर इन्होंने क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात किया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जैसे नाइट्रोजन है, हम एग्जांपल है NH3। अभी हमने NH3 बताया, NH3 क्या है, एक बेस है, एक क्षार है। NH3 क्या है, क्षार है। अगर NH3 देखेंगे तो NH3 के बाह्य कोश में NH3 का NH3 अगर इसका स्ट्रक्चर है तो नाइट्रोजन का देखेंगे, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इसका देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। अब होगा क्या कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, अर्थात यहां पर देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं और बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, या किसी भी परमाणु के पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ना लेते हों, वो इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर इसके पास, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, और इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है, अस्थाई है। ये जब BF3 या फिर कह सकते हैं AlCl3, Al देखेंगे तो एल्युमिनियम है, ये 3 Cl ऐसे इससे क्या किए हैं, जुड़े हैं। एल्युमिनियम के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन कहने मतलब 1, 2 और 3। अगर इसका ऑक्टेट हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था करेगा। तो होता क्या, जब इसमें रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और जब डोनेट करता है तो बनाता क्या है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, Cl और Cl। अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया है, डोनेट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। यहां पर NH3, हमें इससे मतलब है कि नाइट्रोजन क्या किया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया है। अर्थात जो लोन पेयर या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं वो आपके बेस होते हैं, क्षार होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो आपके अम्ल होते हैं। ठीक, तो ये 3 चीजें हैं, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो क्षार होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो आपके अम्ल होते हैं। ठीक है, एक बार मैं पुनः जो है तीनों साइंटिस्ट के अनुसार जो है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस, ब्रास्टेड, लॉरी और लुईस। आर्हेनियस के अनुसार H+ एसिड होते हैं और OH- जो होते हैं वो बेस होते हैं, और लुईस के अनुसार H+ जो दाता होते हैं, या कह सकते हैं प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो आपके अम्ल होते हैं, और प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो आपके
क्षारक या क्षार होते हैं, चाहे जो भी, दोनों में डिफरेंस है। अभी हम बता देते हैं क्षारक और क्षार क्या होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं वो आपके क्षार होते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो होते हैं आपके अम्ल होते हैं। ठीक है, क्षार और क्षारक दो। हाँ तो जो क्षार और क्षारक में डिफरेंट है, क्षार और क्षारक में डिफरेंट है। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? क्षार जल में घुलनशील क्षारक को, क्या जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। क्षारक क्या होते हैं? दोनों की इंग्लिश सेम है, इसकी भी इंग्लिश बेस है और इसकी भी इंग्लिश बेस है, दोनों की इंग्लिश सेम है। क्षारक क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं? क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो जल में कौन घुलेगा? एग्जाम्पल जैसे हम ले, एग्जाम्पल इसका NaOH है, KOH है, तो आपका क्या है? इसी को हम बोल रहे हैं, इसी क्षारक पदार्थ को बोल रहे हैं ना। तो जल में घुलनशील क्षारक अर्थात NaOH को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्लियर? दोनों डिफरेंस क्लियर हो गया। डेफिनेशन क्षारक और क्षार। क्षारक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन हमारा सब क्लियर हो गया कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, भौतिक गुण किसका? अम्ल और क्षारक का भौतिक गुण। तो एक तरफ हम अम्ल लिख ले रहे हैं और दूसरी तरफ क्षार लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या होगा? पहला डिफरेंट क्या होगा कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार में क्या होता है? क्षार में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और सेकेंड पॉइंट, क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल में भौतिक गुण में क्या कि अम्ल का भौतिक गुण में पहला पॉइंट, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। सेकेंड पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। थर्ड पॉइंट इसमें अगर बनाएंगे कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान जो होगा, क्षार का pH मान
पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, और इतने पॉइंट्स हैं कि जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। ये अम्ल और क्षार का भौतिक गुण है। ठीक है, अम्ल और क्षार का ये भौतिक गुण है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक पॉइंट और अम्ल में होता है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसकी अम्लीयता कहलाती है, उसकी अम्लीयता कहलाती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसकी अम्लीयता कहलाती है। कहने का मतलब है अगर किसी भी अम्ल में एक हाइड्रोजन है, अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसे एक क्षारकी हम कहेंगे, एक क्षारकी कहेंगे। अगर दो परमाणु है, दो हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसे हम दो क्षारकी कहेंगे। एक क्षारकी का एग्जांपल है जैसे HCl है, HNO3 है, ये सब एक क्षारकी है। दो क्षारकी कहने का मतलब H2SO4 है, H2C2O4 है, ये सब दो क्षारकी है। और जिसमें अगर 3 हाइड्रोजन परमाणु है तो उसे हम 3 क्षारकी कहेंगे, 3 क्षारकी कहेंगे। जैसे आपका H3PO4 है, इस 3 क्षारकी है। ठीक है, क्लियर। तो अम्ल और क्षार का ये भौतिक गुण है। अम्ल के भौतिक गुण में पहला पॉइंट क्या है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। सेकेंड पॉइंट, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। थर्ड पॉइंट है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्लियर। चौथा पॉइंट है अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। जैसे अम्ल में एक हाइड्रोजन परमाणु है तो उसे एक क्षारकी कहेंगे। जैसे HCl है, HNO3 है, CH3COH भी एक क्षारकी है। ठीक है, दो क्षारकी क्या होते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे H2SO4 है और H2C2O4 है। तीन हाइड्रोजन परमाणु अगर है तो उसे हम 3 क्षारकी कहेंगे, जैसे H3PO4 है। तो ये अम्ल का और क्षार का भौतिक गुण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण क्या है, तो हम इसमें अम्ल और क्षार में और एक चीज होता है कि अम्ल में क्या होता है कि अम्ल को अगर हम देखें तो अम्ल 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक तो होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, कार्बनिक अम्ल में आपका वे अम्ल होते हैं, ध्यान से देखिएगा, बेसिक चीज है। कार्बनिक अम्ल में वे अम्ल होते हैं जो पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। कहां से, जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, या जंतुओं में, पेड़ पौधे या जंतुओं में उपस्थित होते हैं, जंतुओं में उपस्थित होते हैं, उसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, जैसे पेड़ पौधे में क्या होगा आपका, जैसे आपका नींबू में कौन सा, नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड।
ठीक है। नींबू या संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट आपका जैसे जंतु ले लीजिए, बिच्छू के डंक में, सभी जानते होंगे कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है। क्लियर? या फिर टमाटर, टमाटर, टमाटर में क्या पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। अभी हमने ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला भी बताया था। ऑक्सैलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2C2O4, ये फार्मूला होता है। तो नींबू या संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड होता है, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज अम्ल क्या है? जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं, जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं या खनिज से प्राप्त होने के बाद उसको लैबोरेटरी में या प्रयोगशाला से बनाया जाता है, उसे हम खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे आपका H2SO4, HCl, HNO3, ये सब कहां बनाते हैं? लैबोरेटरी में बनाते हैं। किससे बनाते हैं? खनिजों से बनाते हैं, इसीलिए इनको हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल जो पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं या जंतुओं में उपस्थित होते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका नींबू या संतरा है, सिट्रिक एसिड होता है, बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है। एक चीज और यहां पर हम बताएंगे कि सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है? सांद्र अम्ल कहने का मतलब प्योर अम्ल, प्योर अम्ल कहने का मतलब उसमें अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल क्या हो? जल की मात्रा कम हो, उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल क्या होता है? इंग्लिश में इसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं और कंसंट्रेट एसिड कहते हैं। तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड क्या होता है कि डाइल्यूट एसिड में अम्ल की मात्रा क्या होगी? अल्प होगी या कम होगी, और जल की मात्रा क्या होगी? जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। जल की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। तो ये अम्ल के टाइप्स में कह सकते हैं, या अम्ल को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, या कार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि अम्ल और क्षार का डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा अम्ल और क्षार के भौतिक गुण पढ़ा। थर्ड इसमें हमने पढ़ा कि अम्ल को और भी हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पेड़ पौधों से या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे नींबू में आपका, नींबू या संतरा में आपका सिट्रिक एसिड होता है, या फिर आपका टमाटर है, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है। दही, आपका दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है। और बिच्छू के डंक में आपका फार्मिक एसिड होता है। इसी तरह खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल में आपका जो खनिज में उपस्थित होता है, जिनको हम प्रयोगशाला से प्राप्त करते हैं, जैसे H2SO4 है, या फिर HCl या फिर HNO3 है। ठीक है। ये सब खनिज अम्ल है। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल में क्या होता है कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है तथा जल की मात्रा अल्प होती है। और तनु अम्ल में क्या होता है? जल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी हम अम्ल को डाइल्यूट करेंगे या तनु बनाएंगे तो कभी भी हम अम्ल में जल को नहीं डालेंगे, कभी भी हम अम्ल को जल में नहीं डालेंगे। हमेशा जल लेकर उसमें अम्ल डालते हैं। ठीक है। हमेशा जल में
अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में जल मिलाएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत ही इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हायर होता है। ठीक है, क्वथनांक जो इनका होता है वो बहुत ही हायर होता है। जैसे ही हम वाटर में, जल में एसिड मिलाएंगे तो हम उसको घुमाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये उष्मा क्षेपीय क्रिया होती है इसमें। ठीक है, उष्मा निकलेगी। क्लियर इतना? नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी अम्ल या क्षार का रासायनिक गुण है। अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण। तो पहला इसमें जो हमारा होगा कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में कि अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, या क्षार धातु से क्रिया करता है क्या बनाता है, या फिर कोई भी आपका अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा क्या बनाएगा, या धातु सल्फाइड से क्रिया करेगा क्या बनाएगा। तो हम इसका अध्ययन जो है रासायनिक गुण के अंतर्गत करेंगे। तो पहला जैसे हमने इसमें लिखा है, पहला अम्ल या क्षार की क्रिया धातुओं के साथ। ठीक है, अम्ल या क्षार की क्रिया किसके साथ? धातु के साथ। तो कोई भी अम्ल या क्षार होगा, कोई भी अम्ल या क्षार होगा वो धातु से क्रिया करेगा। किससे? धातु से। तो हमेशा H2 गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा? H2 गैस मुक्त करेगा। ये रिएक्शन को याद रखिएगा, रिएक्शन को याद रखिएगा। जैसे कोई भी अम्ल अगर ले हम, कोई भी अम्ल जैसे HCl है, HCl की क्रिया किससे हम धातु से कराते हैं। मान लो सोडियम धातु है, क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा NaCl और प्लस H2 गैस। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। ठीक, या कोई भी H2, मान लो H2SO4 है, मान लो कैल्शियम के साथ क्रिया किया तो बनाएगा CaSO4 प्लस H2 गैस। ये धातु है, ये अम्ल से क्रिया किया, सॉल्ट लवण बना दिया था, H2 गैस मुक्त कर दिया। ये भी आपका धातु है, कैल्शियम धातु है, अम्ल से क्रिया किया H2SO4 तो आपका बन गया कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो एक सॉल्ट है और प्लस H2 गैस। ऐसे कोई क्षार है, जैसे मान लो जडेन का एक धातु है, क्षार जैसे NaOH है, NaOH क्या है? एक क्षार है। ठीक है, किससे क्रिया किया? जडेन से। जडेन का एक धातु है, जिंक से क्रिया किया तो बना लेगा ये Na2 जडेन O2 और प्लस H2 गैस। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि H2 गैस है। ठीक है, तो 2 बनाएंगे तो Na2 जडेन O2, इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है। क्लियर? तो धातु की क्रिया किसके साथ है? अम्ल या क्षार या क्षारक, चाहे जो भी कहिए। अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, H2 गैस मुक्त करता है, और क्षार भी धातु के साथ क्रिया करता है, H2 गैस मुक्त करता है। इसका हम परीक्षण भी दे सकते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि H2 गैस निकल रहा है। तो इसका अगर हम परीक्षण करेंगे तो होता क्या है कि एक परख ले लीजिए, लैबोरेटरी में इसका हम परीक्षण कर सकते हैं कि एक परख ले लीजिए। स्टैंड हुआ, स्टैंड पे हमने एक परख ले लिया और इसमें एक निकास नहीं लगा दी, एक निकास नहीं लगा दिया, इसको स्टैंड से कस देंगे परख नली को, और यहां पर एक मुख वाला कार्क लगा देंगे। कार्क लगाएंगे तो गैस बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, कार्क लगा देंगे और इसका संबंध जो कर देंगे एक बीकर से कर देंगे, और इस बीकर में मान लो कोई जलीय विलयन है, और जलीय विलयन जो मान लो साबुन का
विलेन है। ठीक है, इस साबुन का जलीय विलेन है। और इसमें हमने मान लो ले लिया, क्या लिया है, सोडियम और प्लस HCl, धातु है और अम्ल है। जब परखनली में हम धातु और अम्ल की क्रिया कराते हैं तो यहां से गैस निकलती है। गैस निकलने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है, तो कहां भागती है, ऊपर की तरफ भागती है। और जब इसके ऊपर हम जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं, क्या ले आते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं, मोमबत्ती ले आते हैं, तो जैसे ही ये आता है, पहुंचता है, तो यहां चिड़चिड़ाहट के साथ, या कह सकते हैं पॉप, पॉप ध्वनि या चिड़चिड़ाहट के साथ, चिड़चिड़ाहट के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण है। ठीक है, एक परखनली लेंगे और उस परखनली में हम सोडियम धातु और HCl अम्ल लेंगे, और जब क्रिया करेंगे, ये दोनों क्रिया करेंगे तो H2 गैस मुक्त होती है। जो H2 गैस निकलती है, उस H2 गैस के ऊपर हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो चिड़चिड़ाहट के साथ आवाज निकलती है या पॉप ध्वनि निकलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि धातु और अम्ल क्रिया करते हैं, तो H2 गैस मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट। सेकंड पॉइंट हमारा है अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। धातु कार्बोनेट कहने का मतलब कि जैसे कोई एसिड है, अम्ल है, अम्ल धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, लवण बनाएगा, प्लस CO2 गैस बनाएगा और प्लस H2O गैस मुक्त करेगा। ये दोनों के साथ होता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो भी CO2 गैस निकालेगा, और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल क्रिया करेगा तब भी CO2 गैस निकालेगा। रिएक्शन देखेंगे, जैसे आपका HCl है, HCl किसके साथ क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट कहने का मतलब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, NaCl बना लेगा, एक सॉल्ट होगा और प्लस CO2 गैस होगा प्लस H2O होगा। बैलेंस कर लेंगे इसको, NaCl है तो यहाँ 2 Na है तो यहाँ भी 2 रहेगा, तो यहाँ भी आपका 2 रहेगा, 3 है तो 2 1 3 है, रिएक्शन आपका बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह कोई और अम्ल ले लो, कोई और अम्ल जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 क्रिया करेगा किसके साथ, Na2CO3 के साथ क्रिया करेगा तो यहां पर बना लेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ये CO2 क्या है, गैस है, CO2 क्या है, एक गैस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ये रिएक्शन करेगा
तो बनाएगा लवण प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन अगर देखेंगे इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका रिएक्शन देखेंगे, जैसे आपका HCl है, ये क्रिया करेगा किसके साथ? NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, तो बना लेगा आपका NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, NaCl प्लस CO2 प्लस और H2O। रिएक्शन आपका बैलेंस है। ठीक है, ये भी आपका सॉल्ट है, यहां पर CO2 गैस निकलती है। ठीक है, इसका भी हम लोग परीक्षण कर सकते हैं कि कंफर्म कर सकते हैं CO2 गैस ही कैसे निकलती है। ठीक है, तो धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया, ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों मेन रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका परीक्षण हम लोग आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही।